गुड इवनिंग दोस्तों, यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। आज का टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक हमारा है परिसीमन को लेकर। आपको पता है कि सरकार के द्वारा एक नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। पर्पज उसका यह है कि पूरे भारत में जितनी भी लोकसभा की जो सीटें हैं, नई परिसीमन होने के बाद उन सीटों की संख्या को बढ़ाना है। परिसीमन को लेकर इस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच विवाद है। तो आज का टॉपिक हमारा है परिसीमन को लेकर। जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी में जीएस के सेकेंड पेपर के बारे में, तो यूपीएससी का जो जीएस का सेकेंड पेपर है बेसिकली वो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है। ये कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से ना आए। ये हम बात करते हैं स्टेट पीएससी वगैरह के बारे में, तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है या जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश है। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा के संभावित परिसीमन पर चर्चा होगी। उन्होंने आशंका जताई है कि परिसीमन के आधार पर होने वाले 2026 के परिसीमन से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमने कड़ाई से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दक्षिण के अन्य राज्य भी समय समय पर कहते रहते हैं कि उनकी जनसंख्या विकास दर घटने से उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक योजनाओं में नुकसान उठाना पड़ता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी स्टालिन जैसे आपत्ति जता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में सत्तारूढ़ राजग के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू भी स्टालिन जैसी आशंका जता चुके हैं। हालांकि ऐसी आशंकाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि दक्षिणी राज्यों को संभावित परिसीमन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। देश में जनसंख्या के अनुरूप जनप्रतिनिधित्व की परंपरा रही है। विगत 5 जनगणना दशकों 1961 से लेकर 2011 तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर 175.67% थी, लेकिन आंध्र में यह 57.45, केरला में 97.62, तमिलनाडु में 114.16 एंड कर्नाटक में 149% रही। कर्नाटक में आईटी और अन्य क्षेत्रों में हुए विकास के चलते देश भर से आकर बसे वहां बसते चले गए। समय के साथ हुई समृद्धि और अन्य पहलुओं ने भी जनसंख्या वृद्धि पर ब्रेक लगाने में भूमिका निभाई। परिसीमन की चर्चा करें तो देश में लोकसभा सीटों के परिसीमन हेतु 1953, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग गठित हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व अब नए परिसीमन आयोग का गठन प्रस्तावित है, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होगा। 1953 के परिसीमन हेतु 1951 की जनगणना, 1962 में 1961 की जनगणना, 1972 में 1971 की जनगणना तथा 2002 में 2001 की जनगणना को आधार माना गया था। लेकिन 2029 के परिसीमन के लिए अधिकृत रूप से जनसंख्या का क्या आधार होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है। फिर भी स्टालिन ने जो सवाल उठाया है उसे टालना उचित नहीं होगा। परिसीमन को लेकर अगर कोई संदेह है तो उसका प्रभावी समाधान होना ही चाहिए। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन और उसके बाद राज्यों की सीमाएं तय हुई थी। जहां तक दक्षिण के राज्यों और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं की या उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग का सवाल है, तो प्रथम परिसीमन के बाद 1957 में हुए लोकसभा चुनाव के समय देश में लोकसभा की कुल 494 सीटें थीं, जिसमें दक्षिण के 4 राज्यों की 128 सीटें थीं। 1962 के परिसीमन के बाद 1967 में लोकसभा की सीटें बढ़कर 520 हो गई, लेकिन 4 राज्यों की सीटें बढ़ने के बजाय घटकर 126 रह गई। विशेषकर तमिलनाडु की सीटें 41 से घटकर 39 हो गई।
उस समय भी तमिलनाडु में विरोध हुआ था। फिर 1972 के परिसीमन के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा की सीटें बढ़कर 542 हुई और दक्षिण के इन राज्यों की सीटों में मामूली वृद्धि हुई और वे 126 से बढ़कर 129 की आंकड़े तक पहुंच गई। दक्षिण की भावना को देखते हुए ही सन 2002 के परिसीमन में यह नीति बनी कि सीटें न तो बढ़ाई जाएं, लेकिन लोकसभा सीटों में जनसंख्या को इस तरह विभाजित करें कि न्यूनतम और अधिकतम का अंतर 10% से ज़्यादा न हो और कम से कम प्रशासनिक इकाई का विभाजन हो। लोकसभा में प्रखंड और विधानसभा में पंचायत को प्राथमिक इकाई माना गया, यानी जनसंख्या, प्रशासनिक इकाई और आवागमन को ध्यान में रखकर नया परिसीमन किया गया। हालांकि आज भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में जनसंख्या का वितरण सामान्य ढंग से लागू नहीं है। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में संख्या का वितरण और मैदानी क्षेत्र तथा घनी आबादी वाले राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या में काफ़ी अंतर है। अरुणाचल प्रदेश में कुल मतदाता 7,09,697 हैं, लेकिन विधानसभा की सीटें 60 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। आगामी लोकसभा के परिसीमन पर स्टालिन के बयान के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने पीएम मोदी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि परिसीमन के समय दक्षिणी राज्यों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। अमित शाह ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसे देखते हुए संकीर्ण राजनीतिक कारणों से परिसीमन को लेकर लोगों को भड़काना उचित नहीं है। तमिलनाडु में एक समूह सदैव उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा करता रहा है, कभी भाषा को लेकर तो कभी आर्य अनार्य के मुद्दे पर। इन दिनों भाषा के मुद्दे पर भी स्टालिन अनावश्यक आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो यह कुतर्क भी दे रहे हैं कि हिंदी उत्तर भारत की अनेक भाषाओं को हजम कर गई। तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति पर भी विवाद उभारने का प्रयास हो रहा है। भारतीय भाषाओं के सम्मान के साथ ही उनके प्रति उदारता का लाभ सभी लोगों को मिलता है। दक्षिण में हिंदी के विस्तार ने ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के राष्ट्रव्यापी अवसर प्रदान किए हैं। ये रहा आज का आपका प्राइम टाइम। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि इस तरह का मामला काफ़ी पहले भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। मुझे एक घटना याद आती है जब जब आंध्र प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे चंद्रबाबू नायडू, और बात आपका हो रहा था कि जो राशि केंद्र के द्वारा राज्यों को आवंटित की जाती है उसका आधार क्या होना चाहिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि उसका आधार पॉपुलेशन को न बनाया जाए, लेकिन उसी समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू यादव जी, इनका कहना था कि नहीं, जो पैसे का आवंटन होता है उसका जो आधार बनाया जाना चाहिए वो जनसंख्या को बनाना चाहिए। तो उस समय चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग देश हित में जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहे हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो उत्तर भारत के राज्य हैं सिर्फ जनसंख्या बढ़ाते हैं, और ऐसे कंडीशन में जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा उनको पैसे का आवंटन, ये आधार कहीं से भी आपका उचित नहीं लगता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत मत की बात करें तो बात बिल्कुल सही आपका है कि उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जो उत्तर भारत के राज्य होते हैं वो जनसंख्या कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ काम नहीं करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं परिसीमन के बारे में या केंद्र के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है उसमें पैसे के आवंटन से संबंधित, मुझे लगता है कि जनसंख्या को आधार बनाना उचित नहीं होगा। नहीं तो फिर कहीं न कहीं जो दक्षिण भारत के भी राज्य होंगे ये भी आपका जनसंख्या को लेकर उदासीन हो जाएंगे, और अंततः इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो आज की यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।